आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका युद्ध की, जहां फिलहाल कहने को सीज फायर है, लेकिन इस सीज फायर के बीच बारूदी और जुबानी फायरिंग खूब हो रही है। ट्रंप जल्दी से जल्दी ईरान युद्ध का समाधान चाहते हैं, या तो ईरान डील कर ले या वो फिर से ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन ट्रंप का वॉर प्लान अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगा है। ईरान को लेकर ट्रंप की युद्ध वाली नीति का घर में ही विरोध होने लगा है। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने उन्हें एक राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंसा दिया है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि ट्रंप के ईरान ऑपरेशन का गेम ओवर होने वाला है, जिसे एक तरह से ट्रंप का सरेंडर भी कहा जा सकता है। हालांकि ट्रंप अभी ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से युद्ध विराम और डील चाहते हैं, लेकिन ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत उन्हें मंजूर नहीं है। हमले में एक भी सैनिक की मौत हुई तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहते। उनके बदले हुए तेवरों की वजह एक राजनीतिक चुनौती है। दरअसल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान रोकने से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर हो गया है। वोटिंग के दौरान ट्रंप के पक्ष में 208, ट्रंप के विरोध में 215 वोट पड़े। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। यह साफ संकेत है कि ट्रंप की ईरान नीति को घर में ही चुनौती मिल रही है, जिससे ट्रंप पर ईरान के साथ समझौते का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए सेनेट की मंजूरी भी जरूरी है। इसके बाद अगर ट्रंप इस प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं तो उस वीटो को बेअसर करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो मुश्किल है। हालांकि बात सिर्फ राजनीतिक फ्रंट की नहीं है। ट्रंप का ईरान प्लान आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को भारी पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका का कुल खर्च 38 से 47 बिलियन डॉलर के बीच रहा। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने फॉक्स न्यूज को बताया कि इस ऑपरेशन का खर्च पेंटागन के सालाना बजट में शामिल नहीं था। इसलिए ज्यादा खर्च से होने से पेंटागन पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जिसका असर यह हुआ है कि पेंटागन को सैनिकों की ट्रेनिंग और रूटीन खर्चों में कमी करनी पड़ी है। युद्ध के हालात में पेंटागन के लिए ईंधन की लागत भी काफी बढ़ी है, क्योंकि पेंटागन हर वर्ष करीब 8 करोड़ बैरल ईंधन खरीदता है। यही वजह है कि ट्रंप अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। वो युद्ध से ज्यादा डील की बातें कर रहे हैं, लेकिन ईरान की यूरेनियम जिद बार बार ट्रंप का सपना तोड़ रही है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान से बातचीत बहुत अच्छी लग रही है, ईरान से डील हो भी सकती है, नहीं भी। अगर डील हुई तो वीकेंड तक ऐलान संभव है। ट्रंप ने कहा, मैं एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहता हूं। हम ईरान में जाकर यूरेनियम लेकर आएंगे। सिर्फ यूएस चीन के पास यूरेनियम लाने की क्षमता है। डील होते ही हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ट्रंप जहां डील की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान अभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर से इनकार कर रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की नई परिभाषा की बात भी करते हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की नई परिभाषा की बात भी करते हैं। दुनिया ने आज तक युद्ध की परिभाषाएं सुनी थी, शांति के समझौते देखे थे और सीज फायर यानी संघर्ष विराम के कड़े नियम पढ़े थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की डिक्शनरी ही बदल कर रख दी है। उन्होंने सीज फायर की ऐसी परिभाषा दी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक सीज फायर का मतलब बंदूकों का बिल्कुल खामोश होना नहीं है, बल्कि हल्की फुल्की गोलीबारी चलती रहना है। उन्होंने कहा कि संयमित तरीके से गोलियां चलना भी सीज फायर ही है। आप भी ट्रंप की इस नई सीज फायर परिभाषा को सुनिए और ये सोचिए कि आखिर इस सोच के साथ वो कैसे खुद को मिस्टर सीज फायर कह पाते हैं। और सत्ता में अब आपको दिल्ली के सिस्टम की उस बीमारी के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है दिल्ली में सब चलता है। बुधवार को मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद अब जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो कमजोर दिल वालों के लिए बहुत भारी हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की गिरफ्त में होटल के मालिक लवकेश बजाज ने जो कुछ बताया है, उसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा और ये समझ आएगा कि सब चलता है वाली सोच ने कैसे दिल्ली में 21 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया है कि उसने 3 साल पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन तब इस बिल्डिंग में कोई होटल नहीं बल्कि खादी की एक दुकान थी।
उस वक्त इमारत की हालत बहुत जर्जर थी, लेकिन लवकेश ने इसकी मरम्मत कराई, एक होटल बनाने की योजना बनाई और दावा है कि उसने ये सारा काम जय मिश्रा नाम के एक आदमी को सौंप दिया। उसे होटल का मैनेजर बना दिया। जय के नाम पर बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत 6 कमरे बनाने का लाइसेंस लिया। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार लवकेश ने पुलिस को यह बताया है कि उसके किसी करीबी ने यह सलाह दी थी कि होटल के कमरे बढ़ा लो, दिल्ली में सब चलता है। और इसी के बाद सिर्फ 6 कमरों की परमिशन होने के बावजूद 25 कमरे बना लिए गए। एक अवैध होटल के जरिए 21 लोगों की मौत की नींव रखने वाले लवकेश बजाज ने यह भी बताया कि जिस वक्त होटल में अग्निकांड हुआ वो वहीं मौजूद था, लेकिन आग के बाद वो वहां से भाग गया और सड़कों पर घूमता रहा। लेकिन सवाल यह है कि जिस सब चलता है वाले सिस्टम ने 21 लोगों की जान ली, क्या उसके लिए सिर्फ जय और लवकेश जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं? शायद इसका जवाब है नहीं। सोचिए, जब 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए जा रहे थे, निर्माण कार्य चल रहा था, तो क्या इसकी खबर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी। लेकिन सच ये है कि जब नोट चलते हैं तो सिस्टम की जुबान नहीं चलती। लेकिन 21 मौत के बाद अब यह सिस्टम चुस्ती फुर्ती के साथ मैदान में उतर चुका है। बाकी होटलों की जांच चल रही है। दावा है कि मालवीय नगर के इलाके में अभी कई और होटल हैं जो ऐसे ही हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आज की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ वहां के आसपास बने बेड एंड ब्रेकफास्ट जितने भी गेस्ट हाउस थे उनके बाहर ताला नज़र आ रहा है। इस वक्त हम एक गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गेट के बाहर ताला आपको नज़र आएगा। ये गेस्ट हाउस लवकेश कुमार का बताया जा रहा है और आप इसके अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ भी बेसमेंट नज़र आएगा और बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी काफ़ी तादाद में कमरे बने हुए हैं, यानी कि 5 से 6 रूम जो हैं वो बने हुए इस पूरी गली में नज़र आ रही है। जहाँ भी गेस्ट हाउस है वहाँ पर ताले नज़र आ रहे हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि विनसीन आपको यहाँ पर ये गेस्ट हाउस नज़र आएगा और इसके ठीक बाहर आगे की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आपको ताला नज़र आएगा। What I can say is like, you know, all conditions were not there in case of this kind of fire. There was no exit and all. So मेरे हिसाब से जो जिस तरीके से होटल चल रहे हैं नॉन कंप्लाइंट ही लगते हैं, बट इसमें अभी मेरा कहना तो बहुत जल्दी होगा और आई थिंक सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या देखा आपने, कैसे डिसाइड किया कि जान बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है, लेट हो रही है और कुछ भी हो रहा है, हमें कैसे इनिशिएटिव करना है? ये आइडिया कैसे आया और कैसे कैसे आपने काम शुरू किया? तो जी इसके लिए ये है ना कि हमें 8 बजे पता चला, हम 8:05 पे यहाँ आ गए। हाँ। और इस होटल से आपकी दुकान की दूरी कितनी? बिल्कुल सामने वाली दुकान बिल्कुल सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसमें हमने गद्दे बिछा दिए, फिर ये सब लोग आ गए, इन्होंने इशारा करके हमने भी इशारा किया भाई इस पर कूद जाओ आप। तो 7 से 8 से 15 लगभग वो लोग आए जो मदद के लिए मांग रहे थे तो भाई मदद करो। तो हमने उनको इशारे दिए नीचे आ जाओ, तो लोग सब नीचे आके कूद गए गद्दों पे, उनकी जान बच गई। कितने लोग ऐसे, कितने लोगों की जान बचाई आपने? देखिए 15 के आसपास है, लगभग 15 लोगों की जान। आज इस हादसे के करीब 26 घंटे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात की। वैसे दिल्ली सचिवालय से साकेत में बने मैक्स अस्पताल की दूरी तकरीबन 17 किलोमीटर है, इसलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 17 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 26 घंटे कैसे लग गए। फिलहाल अस्पताल पहुंचकर उन्होंने उन घायलों का दुख और दर्द जाना जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा और उससे बचकर निकल कर आए हैं। यहाँ पर 7 लोग अभी वेंटिलेशन पर हैं, कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया हुआ है, टोटल 17 लोग यहाँ पर हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी सबकी प्रायोरिटी थी कि वो ठीक रहें अपने देश में, जहाँ से वो आए हैं, केन्या से हैं, कैमरून से हैं, बांग्लादेश से हैं, उन सबको हम उनकी देखभाल करें, ठीक से वो उनका इलाज हो जाए। कुल मिलाकर के अभी सारे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे, मैं अभी कोई इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले से कल की तुलना में सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब इस हादसे में मारे गए उन 8 लोगों के बारे में बताते हैं आपको, जो सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन इन 8 लोगों की कीमत आज कोई राधेश्याम अग्रवाल से पूछे, जिनका इस वक्त साकेत के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उनके परिवार के जो 8 लोग उनके साथ आए थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल अपने बुजुर्ग पिता का मैक्स अस्पताल में इलाज करा रहे थे।
जिन्हें फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है। अस्पताल के पास रुकने का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए वो बदकिस्मती से परिवार और रिश्तेदारों के साथ उसी होटल में ठहरे जो कल भ्रष्टाचार की आग में जल गया, और इसमें एक पूरा का पूरा परिवार जलकर खत्म हो गया। और ये बात अस्पताल के एक कमरे में भर्ती बुजुर्ग पिता को शायद पता भी नहीं है, जिनके भरोसे वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिनके सहारे वो ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस हादसे में एक परिवार के जो 8 लोग मारे गए, उनमें राधेश्याम अग्रवाल की पत्नी हेमलता अग्रवाल, बेटा विवेक अग्रवाल और उनकी पत्नी, बहू, पोती और रिश्तेदार सब के सब शामिल हैं। सरकार ने दिल्ली में मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। राधेश्याम अग्रवाल के परिवार में 8 लोग इस हादसे में जिंदा जल गए, लेकिन क्या सिस्टम में इतनी हिम्मत है कि वो उन्हें 80 लाख रुपए देकर ये बता सके कि अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो उनके परिवार के सब लोग हैं इसलिए मारे गए क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। TV9 के रिपोर्टर गुरुग्राम के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल के घर भी पहुंचे, जहां अब इन मौतों पर रोने वाला भी कोई अपना नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि मौत से ठीक पहले विवेक ने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया था और ये बताया था कि वो अब बच नहीं पाएंगे। मैं इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हूं और यहां पर अग्रवाल फैमिली जो अपने फादर का इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल गई हुई थी, वो उसी होटल में रुके हुए थे। जो मैक्स हॉस्पिटल में उनके जो फादर थे राधेश्याम अग्रवाल, वो भर्ती थे, उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, इसलिए पूरा परिवार उसी होटल में रुका हुआ था। चूँकि होटल हॉस्पिटल के पास था तो इसलिए विवेक अग्रवाल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 में रहते हैं, इनका ये अपना मकान है, वो अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ और अपनी मां के साथ होटल में रुके हुए थे। तभी ये अचानक घटना घटी है। मैं इस वक्त गुरुग्राम में उन्हीं के मकान के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर विवेक अग्रवाल रहा करते थे, उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती थी। 6 मेंबर इनके, 2 बेटी और तर्जना और ये विवेक अग्रवाल और इनकी मदर और इनके पापा। अभी 3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी कि पापा बीमार हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये तो परिवार वहाँ उनको देखने के लिए, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो बचना मुश्किल था, ICU में एडमिट थे। मतलब अच्छा परिवार था और ये जो हादसा हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। आप कहाँ रहते हैं यहाँ पर? मैं थोड़ी दूर रहता हूँ यहाँ रोड क्रॉस करके। विवेक अग्रवाल कैसी आदत के थे? कैसी? बिल्कुल नेक नियत इंसान थे और ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए बहुत ही बड़ा हमें दुख है। परमात्मा किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना करे। पेशे तो सीए थे वो और बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम लोग मतलब जो है मीटिंग भी रखते थे, डेली वो साइकिलिंग करते थे और अच्छे व्यवहार थे। सारे उनके बच्चे भी थे। हम लोग यहाँ घूमने निकलते थे पार्क में तो मिलते थे, अच्छा हुआ। दिल्ली के अग्निकांड जैसा दर्द आज बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले वो परिवार भी झेल रहे हैं जिन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग में अपनों को खो दिया। और अब यहाँ भी निंदा, जांच और कड़ी कार्रवाई वाली औपचारिक दुहाइयां देने का काम जारी है। मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, लेकिन आरोप यह है कि जिस वक्त आग लगी मरीजों को बचाने के लिए स्टाफ तक मौजूद नहीं था। मरीजों के रिश्तेदार खुद स्ट्रेचर पर उन्हें लेकर भागते हुए दिखे। हादसे के बाद प्रसाद अस्पताल के मालिक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद पर FIR करने के आदेश दिए गए हैं। जांच की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है, ये सिस्टम हर हादसे के बाद क्यों जागता है? यहाँ आग लगा हुआ है, मेरा पेशेंट है, पेशेंट नहीं आता, हम क्या है? पेशेंट नहीं आता। पेशेंट कहाँ है? पेशेंट नहीं आता। तो बेड पर थे जो बाबू पूरे लग गया। हमको न्याय चाहिए, इसमें हमको बॉडी चाहिए।
फायर ऑडिट है, बाकी उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना अनुपालन है, क्या है, फिर डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, वो FIR होगा, उसको हम लोग देखेंगे। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। मुजफ्फरपुर के ICU में सर भीषण आग लगी है, इन लोग की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगी, तकरीबन 5 से 6 लोग जिंदगी गंवा गए। आज साधारण लोग हैं, ये मैटर नहीं करते हैं। ये तो बकौल में अगर कहूँ कीड़े मकोड़े हैं। और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें राहुल गांधी के सुनामी वाले एक बयान ने राजनीतिक तूफान ला दिया है और चर्चा इमरजेंसी की शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कल देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने की चेतावनी दी और ये दावा किया कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। इस संकट से पैदा होने वाले जन दबाव को दबाने के लिए मोदी सरकार देश में इमरजेंसी लगा सकती है। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक तूफान आ गया। बीजेपी राहुल गांधी पर भर भर कर हमले कर रही है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी ने सही कहा है। मामला यह है कि राहुल गांधी कल आदिवासियों के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने 3 दावे किए। पहला बड़ा दावा यह था कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है, संस्थाएं विद्रोह कर रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका और खुफिया व्यवस्था का जिक्र किया और मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें संदेश भेज रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बातों से संकेत देना चाह रहे थे कि सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है। एक बार विस्तार से सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर इस खबर में रिएक्शन वाले पन्ने भी पलटे जाएंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। बीजेपी राहुल गांधी के बयान से काफी नाराज है। बीजेपी ये कह रही है कि इमरजेंसी कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार को राहुल गांधी की बात समझनी चाहिए। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, राजशाही में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी समूची पार्टी जो है वो एक ही परिवार पर चल रहा है। राहुल गांधी जी को ये बता सको तो बता दो कि भाजपा है, भाजपा आपातकाल नहीं, सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे देश के सामने भयंकर संकट है और इस संकट के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिम्मेदार हैं। जब से भाजपा की 2014 से सरकार है, ये उनकी नीतियों के कारण आज देश के सामने संकट है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि देश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के
गलत नीतियों के कारण आज महंगाई से परेशान है। राहुल गांधी जी को विनती है, जब तक मोदी जी देश में है, प्रधानमंत्री है, हमारे संरक्षक है, तब तक राहुल गांधी को देश की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपने परिवार की चिंता करे, पार्टी की चिंता करे और बहुत ज़्यादा ये भानगढ़ में नहीं रहे देश का क्या हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए। ये अलग बात है कि 5-5 जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते, तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी, देश के लिए गंभीर खतरा है। हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरा आदमी तो मस्त। और इन सब के बीच दो बड़े राजनीतिक अपडेट हैं। पहले ये कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है, लेकिन डीएमके इसमें शामिल नहीं होगी। डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन से दूर रहेगी। दूसरी तरफ लोकसभा में डीएमके ने कांग्रेस से अलग बैठने की जो मांग की थी, वो मांग मान ली गई है। सूत्रों का कहना है कि डीएमके को लोकसभा में तीसरे ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां वर्तमान में टीएमसी बैठती है। प्रस्तावित फेरबदल के तहत पहली पंक्ति की सीट संख्या 354, जो फिलहाल अभिषेक बैनर्जी को आवंटित है, वो डीएमके नेता टीआर बालू को दी जा सकती है। दूसरा राजनीतिक अपडेट यह है कि बीजेपी ने 11 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली प्रभारी अलका गुर्जर को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देबशीष समांतरे को ओडिशा से उम्मीदवार बनाया गया है। अगली खबर बंगाल से है, जहां टीएमसी के राजनीतिक पत्ते बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और मुरझाते जा रहे हैं। दो फूलों का जोड़ा जो पहले पूरी ताकत के साथ खड़ा था, अब वो टूटकर जमीन पर गिर चुका है। कल विधायक दल के टुकड़े हो गए, अब संसदीय दल पर नजर है। इस बीच बागी विधायकों का दावा यह है कि टीएमसी की इस हालत की वजह अभिषेक बैनर्जी हैं। वो हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और बड़े नेताओं का अपमान हो रहा था, इसीलिए पार्टी टूटी। लेकिन सच ये भी है कि टीएमसी में कल जो टुकड़े हुए वो एक दिन की बात नहीं है। इसकी नींव आज से ठीक 1 महीने पहले 4 मई को जब नतीजे आ रहे थे तभी पड़ गई थी। आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए टीएमसी की टूट की पूरी टाइमलाइन तैयार की है, लेकिन एक बार पहले कोलकाता से दिल्ली तक रिलीज हो रहे बयानों की रील देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ मॉडल नहीं किया है। अगर टीएमसी, हम तो पहले से बोल चुके थे, जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर, केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है और ये होना ही था। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और भी कुछ पार्टियां ऐसी वो भी खत्म हो जाएगी। दल जब हार गया, उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलएस जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बैनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। साजिश तो है ही है, गद्दारी भी है। मेरा पास यही खबर है, जो 29 लोकसभा का जो मेंबर है अभिषेक के लेके, तो 20 असेंबली का पार्लियामेंट का सदस्य उनको खिलाफ जा रहा है। अगले दिन वेट कर लीजिए, कुछ समय वेट कर लीजिए, मालूम हो जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं 20 सांसद जो है वो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ऐसे ही करेंगे जैसा ऋतुपति ने किया? हाँ, वही होगा। यही होना था, तृणमूल कांग्रेस का हाल यही होना था। सबको जानकारी मालूम होता, हम लोग को तो था ही जानकारी मालूम। जो हम लोग बहुत दिन से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए, हम लोग जानते थे। ममता जी की पार्टी नहीं टूट रही है, ममता जी की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। वो लड़का हमारे साथ राज्यसभा में था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है पार्टी तोड़ने की, मैंने देखा है। उसके पीछे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी,
पैसे का खेल है। और जो विधायक टूट रहे हैं, जो आंकड़ा है, वो क्षमता तोड़ने की उस लड़के में नहीं है जो उनका नेता बन गया है। ये तृणमूल कांग्रेस का ही सिर्फ संकट नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का संकट है, जहां विपक्ष भी सत्ता पक्ष को अपने जैसा चाहिए। और अब बात टीएमसी के ऑपरेशन क्राउन प्रिंस की, यानी अभिषेक बैनर्जी के टीएमसी पर कंट्रोल खत्म होने की। 4 मई के नतीजों के बाद टीएमसी के टूटने का खतरा नहीं था, लेकिन दिल्ली के बंग भवन में 22 मई को कथित रूप से एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। ये मुलाकात तृणमूल के बागी विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच थी। इस कथित मुलाकात को संयोगवश मुलाकात का नाम दिया गया। यहीं से टीएमसी की टूट की नींव पड़ी और 58 विधायकों ने पार्टी के विधायक दल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। विधायकों ने ऋतुव्रत बैनर्जी को अपना नेता चुन लिया और विधानसभा अध्यक्ष से भी इसकी मान्यता हासिल कर ली। इस बगावत ने औपचारिक रूप से उस पार्टी में विभाजन की रेखा खींच दी जिसकी स्थापना ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर की थी। विद्रोह की टाइमलाइन को देख लें तो 4 मई को बीजेपी से बड़ी हार मिलने के बाद टीएमसी के भीतर कलेश शुरू हो गया। पार्टी के कुछ विधायकों को लगा कि पार्टी में अभिषेक बैनर्जी की ही चलती है। 6 मई की एक बैठक में ममता बनर्जी ने कथित तौर पर विधायकों से अभिषेक बैनर्जी का खड़े होकर अभिनंदन करने को कहा। 19 मई की बैठक में ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने फाल्टा में उम्मीदवारी वापस लेने वाले जहांगीर खान को एक्शन नहीं लेने पर सवाल उठाए। वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष ने भी इसी तरह की चिंताएं जताई। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को बागी खेमे से अलग कर लिया। 22 मई को ऋतुव्रत बैनर्जी राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 22 मई को दिल्ली गए। 22 मई को ही दिल्ली में दोपहर के भोजन के लिए बंग भवन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हो गई। 25 मई को ऋतुव्रत बैनर्जी ने विधायकों के जाली हस्ताक्षर की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की। 27 मई को जाली हस्ताक्षर की सीआईडी जांच शुरू हो गई। 30 मई को अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर दौरे के दौरान भीड़ ने हमला कर दिया। 31 मई को ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। 3 जून को 58 विधायकों ने विधानसभा में अपना अलग नेता चुना। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दावे को स्वीकार भी कर लिया और देखते ही देखते बागी खेमे के भीतर इस मुहिम को एक नाम भी मिल गया, ऑपरेशन क्राउन प्रिंस। कुल मिलाकर दिल्ली में शुरू हुई बगावत, जिसने हस्ताक्षर जालसाजी के आरोपों, संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष और उत्तराधिकार की लड़ाई के सहारे रफ्तार पकड़ी थी, उसका अंतिम और निर्णायक अध्याय आखिरकार विधानसभा के भीतर ही लिखा गया। पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी कलेश के बीच अब नजर सांसदों पर है कि क्या विधायक दल के बाद सांसद भी टूटेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना कार्यक्रम में पार्टी के केवल 4 सांसद ही पहुंचे थे, जिससे संगठन के भीतर नए सवाल खड़े हो गए हैं। धरने में शामिल होने वाले सांसदों में राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, जबकि लोकसभा से कल्याण बनर्जी और माला रॉय शामिल थी। पार्टी के बड़े संसदीय दल की तुलना में ये संख्या काफी कम मानी जा रही है। वहीं धरना स्थल पर पार्टी के 7 विधायक मौजूद रहे। इनमें फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, असीमा पात्रा, अशोक देव, नयना बंदोपाध्याय, मदन मित्रा और सोवन देव चट्टोपाध्याय शामिल थे। पार्टी के भीतर विधायकों की नाराजगी और बागी तेवरों की खबरों के बीच सांसदों की सीमित मौजूदगी ने राजनीतिक कॉरिडोर में चर्चा बढ़ा दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अभी चुप है। कुल मिलाकर चुनावी नतीजों ने टीएमसी के सियासी नाखून उखाड़ दिए हैं। इसीलिए वो घायल तो है, लेकिन घातक नहीं है।